चलें जी स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, कल जो है हमने डिस्कस किया था डीएनए और आरएनए के ऊपर, ठीक है? डीएनए और आरएनए के ऊपर मैंने अपने लेक्चर को वाइंड अप किया था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को, डाइन्यूक्लियोटाइड्स को और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है? सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को कि क्या है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। देखिए मोनो कहेंगे किसको? सिंगल को। मोनो किसको कहेंगे? सिंगल, सिंगल। और न्यूक्लियोटाइड क्या है आपके पास? यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है इज अ combination of sugar, phosphate and nitrogenous bases. नाइट्रोजेनियस बेसिस के न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन है शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजेनियस बेसिस का। लेकिन दीज न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, they are found in the cytoplasm of cell. साइटोप्लाज्म ऑफ सेल कहाँ पे होंगी? ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होंगी, ठीक है? और याद रखिएगा कि दे डज नॉट फॉर्म डीएनए और आरएनए। यानी कि ये डीएनए और आरएनए के साथ कंबाइन नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीएनए और आरएनए बेसिकली किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। और मैंने कहा था कि जो बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स का और डीएनए का, वो क्या था? न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसी न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए एंड आरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगी, लेकिन दे डज नॉट फॉर्म जो बेसिकली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगी, एंड दे डज नॉट फॉर्म डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए को नहीं बनाती। व्हाई? उसका रीजन क्या है? देखिए मैं लिखता हूं, बिकॉज दे हैव an additional phosphate group and additional phosphate group, क्योंकि इनके पास एक क्या पाया जाता है? एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। अब अगर आप इनकी एग्जांपल्स देखें तो इनके एग्जांपल्स में क्या होगा? एटीपी, ठीक है? अब देखें न्यूक्लियोटाइड के पास तो फॉस्फेट होगा ना, लेकिन यहाँ इनके पास क्या पाया जाता है? एक एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो उस एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये ना डीएनए के साथ कंबाइन होती है, ना ही ये जाकर के आरएनए के साथ कंबाइन होती है। ये सेपरेट आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और अगर आप इनकी एग्जांपल्स देखें तो इनके एग्जांपल्स के अंदर आपके पास क्या आएगा? एटीपी। और एटीपी बनता किससे है? देखें, एटीपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एडीपी। किससे बनेगा? एडीपी से बनेगा एटीपी। एडीपी आप जानते हैं ना, एडीपी किसको कहेंगे? देखें, एडेनोसाइन डाई फॉस्फेट। देखिए ये इसके पास कितने फॉस्फेट है? 2 फॉस्फेट। और ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास, वो क्या है? एडिशनल है। और ये एडिशनल किसकी फॉर्मेशन कर लेता है? आगे जाकर के ये एडीपी क्या बना लेता है? एटीपी। और एटीपी के पास कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं? कंटेन 3 फॉस्फेट ग्रुप। 3 फॉस्फेट ग्रुप कितने? 3 फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करता है। और एटीपी बेसिकली क्या है? एटीपी इज अ एनर्जी, एक एनर्जी है, ठीक है? और वो एनर्जी किस लिए? विच इज रिक्वायर्ड
for different metabolic process, और ये एनर्जी रिक्वायर्ड है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर चाहिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स के लिए चाहिए, ठीक है। अच्छा देखें, एटीपी जब भी यूटिलाइज होगी, एटीपी अगर मैं यहां बात करूं, देखें यहां पर देखें, एटीपी जब भी यूटिलाइज होगी, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होगा, आपके पास एक एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी, और ये एटीपी जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी के अंदर, ठीक है। एटीपी मतलब इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, रिलीज होगा, और एक एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने आपके पास किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी कंटेन करता है, बताएं, आप में से कौन बताएगा, हाउ मेनी, बताइएगा कितने किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी होगी 1 एटीपी मॉलिक्यूल्स के पास, यस 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है ना। अगर जूल में देखें तो जूल में कितनी होगी, 81.31 आपके पास क्या है, किलो जूल, ठीक है, जूल के अंदर एनर्जी होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा मोनोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है, आपके पास एक ऐसी न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए और आरएनए के साथ कंबाइन नहीं होती है। क्यों डीएनए और आरएनए के साथ कंबाइन होकर डीएनए या आरएनए की फॉर्मेशन नहीं करता, बेसिक रीजन क्या है, बिकॉज, ठीक है ना, दे हैव एन एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि इसके पास एक एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है ना, और वो एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप क्या है, देखें कितने, यानी कि देखें एडीपी, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो देखिए यहां पर कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं, इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है। फिर ये एडीपी क्या बना लेता है, जाकर के एक फॉस्फेट ग्रुप को और मिलाता है, और मिलाने के बाद किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, एटीपी की, और एटीपी जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान, प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स में। अच्छा देखें, प्लांट्स में तो मैंने कहा फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन है बेटा, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा कौन सा रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है। अच्छा आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन के अंदर प्लांट पहले क्या करता है, एटीपी और NADPH2 की फॉर्मेशन करता है, फिर फॉर्मेशन करने के बाद डार्क रिएक्शन में एटीपी एंड NADPH2 को यूटिलाइज करके किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेता है। और फिर जब नाइट टाइम के अंदर वही सिंपल कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है, जिसको आप रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, तो उस दौरान क्या रिलीज होती है, एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। फिर उस एटीपी एनर्जी को अपने हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट के अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर या अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर क्या करता है, यूटिलाइज करता है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो देखिए आपकी बॉडी को भी एटीपी रिक्वायर्ड है। आप में से कोई मुझे इस टाइम पर बताएगा कि सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी है वो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट यूटिलाइज करता है, एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस की चले बात करें, आपके अंदर जो सबसे ज्यादा ह्यूज अमाउंट एटीपी है वो कौन सी आपकी बॉडी का ऑर्गन या कौन सी आपकी बॉडी का पार्ट यूटिलाइज करता है, चैट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं वहां देख रहा हूं, बताइए। यस नेहा, यू आर राइट। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी बनाएगा, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है, ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। मसल्स आपके मसल सबसे ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी आपकी बॉडी का यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि देखिए आपके मसल्स जो हैं वो 24 आवर्स मोशन में होते हैं। अब उसके अंदर वॉलेंट्री मसल्स भी हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी हैं। वो मसल जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट को, और वो मसल जिनकी मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि सपोज करें
ब्लैंकिंग ऑफ आई आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, या फिर हार्ट की बीट या आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, या फिर यूं कह लीजिएगा कि ब्लड वेसल्स या आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, या फिर ब्लैडर का यूरिन आने की वजह से यानी कि एक्सपेंड हो जाना या कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ये आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपकी बॉडी का जो तकरीबन 70 to 75% अमाउंट ऑफ एटीपी है वो कौन यूटिलाइज करता है, आपके मसल्स यूटिलाइज करते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मोनोन्यूक्लियोटाइड था। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड को। सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे मैं डाई न्यूक्लियोटाइड पे जा रहा हूं। छाती वाला नहीं हुआ। यस, सो हराना 72 बेटा 75% एटीपी आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं आपकी बॉडी की वो यूटिलाइज कर लेते हैं टोटल एटीपी में से। सर ये डीएनए और आरएनए के साथ नहीं होता सेपरेट? यस, ये सेपरेट होता है। व्हाई? Why this mononucleotide separate from DNA and RNA? It does not take part in the formation of DNA and RNA because it contain an additional amino acid. क्योंकि ये एडिशनल अमाइनो एसिड को कंटेन करता है, उस एडिशनल अमाइनो एसिड की वजह से ये न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए और आरएनए के साथ कंबाइन नहीं होता है, ठीक है। अगर इसके पास एडिशनल अमाइनो एसिड, सॉरी एडिशनल अमाइनो एसिड कह रहा हूं, मेरी मिस्टेक, एडिशनल फॉस्फेट करो, मेरी मिस्टेक, एडिशनल फॉस्फेट है ना, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके पास 2 फॉस्फेट है, ठीक है ना, और ये फिर आगे जाकर के एक फॉस्फेट को और अपने साथ बाइंड कर लेता है और बाइंड करके एटीपी बना लेता है, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। तो अब देखें न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो डीएनए और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है उनके पास तो सिर्फ एक फॉस्फेट होती है, लेकिन इनके पास कितनी फॉस्फेट है? 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसलिए ये डीएनए या आरएनए के साथ मिलके ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए या आरएनए की फॉर्मेशन नहीं करती, बल्कि ये एक और न्यूक्लियोफॉस्फेट को अपने साथ कंबाइन करती हैं और कंबाइन करने के बाद एनर्जीज बना लेती हैं, ठीक है बेटा, क्लियर कॉन्सेप्ट? स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलें डाई न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, जल्दी कीजिएगा। जी जोहेब आराई, कोर्स खत्म हो जाएगा क्योंकि मेडिकल का, अच्छा सुन लीजिएगा एक बात और, बड़ा पैनिक है ग्रुप के अंदर, बास बच्चे के कोर्स कोर्स कोर्स। तो बेटा कोर्स आपका वाइंड अप हो जाएगा अगस्त के अंदर। इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट है और वो भी कुछ नहीं पता कि होगा भी या नहीं होगा। अगर चले वो हो भी जाता, और इंजीनियरिंग का हमेशा स्टार्ट के अंदर अगस्त के एंड के अंदर टेस्ट हो जाता है। जब ये वायरस नहीं था कोरोना कोविड-19, उससे पहले भी यही सिचुएशन थी। मेडिकल का हमारे पास अक्टूबर के एंड तक एंट्री टेस्ट होता है, तो याद रखिएगा। तो हमारे पास अभी तकरीबन हाफ मंथ जुलाई का बाकी है, जुलाई के बाद अगस्त मौजूद है, अगस्त के बाद सितंबर मौजूद है, तो 2.5 मंथ हमारे पास मौजूद है। क्योंकि आज ये चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप हो गया तो ठीक है, उसके बाद 3rd चैप्टर एंजाइम, छोटा सा चैप्टर है। 4th चैप्टर सेल, आप जानते हैं उसके बारे में आइडियाज, तो वो भी बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें इसलिए टाइम लगा क्योंकि इसके अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ये वजह है। अच्छा जी, सर टेस्ट यार कैंसिल कर दिया, किसने कहा टेस्ट कैंसिल कर दिया? टेस्ट ही कैंसिल कर दिया, किसने कहा कैंसिल कर दिया? मुझ तक अब तक कोई नोटिफिकेशन या ऐसी चीज नहीं आई है कि टेस्ट कैंसिल कर दिया। और एक बात और याद रखिएगा, ऑनलाइन टेस्ट, अच्छा आप ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं सर, आज ही नोटिफिकेशन पढ़िए। अच्छा आज का होगा तो मुझे पता नहीं, खैर नोटिफिकेशन अगर आज आया है तो देख लिया जाएगा। लेकिन एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि कोई भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विदाउट टेस्ट जो है वो आपको एडमिशन नहीं देगी, बेशक वो लम्स हो, बेशक वो पम्प्स हो, या बेशक वो म्यूट हो, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो या कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, ये याद रखिएगा। मैं नोटिफिकेशन देख लूंगा अगर आया है ऐसा। मुझ तक अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है क्योंकि मैं सुबह से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। अब मैं 7 बजे फारिग होऊंगा अपनी क्लासेस से, फिर उसके बाद में देखता हूँ ऑनलाइन टेस्ट आप कब लेंगे। हम भी लेंगे बहुत जल्द ऑनलाइन टेस्ट। अच्छा जी,
अच्छा, उसके बाद डाइन्यूक्लियोटाइड्स के डाइन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बताऊंगा। डाइन्यूक्लियोटाइड्स आप जानते हैं। देखिए डाइन्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, when two nucleotides जब दो न्यूक्लियोटाइड्स ना आर कंबाइंड when two nucleotides are combined with each other, ठीक है, by the help of covalent bond, then they are called डाइन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। देखिए डाइन्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन हो जाएं, ठीक है ना, जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन हो किसकी मदद से, कोवलेंट बॉन्ड की मदद से, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास क्या बनेगा, डाइन्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। और डाइन्यूक्लियोटाइड्स की अगर आप एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स डाइन्यूक्लियोटाइड की क्या है, NAD, NAD is a example of डाइन्यूक्लियोटाइड। किसको कहेंगे NAD, N फॉर निकोटीन, यस, कौन बताएगा NAD, व्हाट इज NAD, स्क्रीन में बताएं, मैं देख रहा हूं। एनर्जी रिलीज इन एटीपी को थोड़ा क्लियर कर दें बेटा, इसमें क्या क्लियर कर दूं। देखिए एक ऐसा मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसके पास एक एडिशनल फॉस्फेट होगा, मतलब कितने, दो फॉस्फेट होंगे, ठीक है। उन दो फॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फेट और आ जाएगा, तो वो एडीपी से किसमें, एटीपी में चला जाएगा। और एटीपी क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी को क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ठीक है। अच्छा, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, वेरी गुड, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो देखिए मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास एक एडिशनल फॉस्फेट था, उसने एडीपी कहते थे उसको हम, उसने एक और फॉस्फेट मिला के एटीपी बना लिया था, और एटीपी एनर्जी थी, और वो एनर्जी डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए चाहिए होती थी, ठीक है। तो ये बेसिक रीजन था, मोनोन्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए के साथ कंबाइन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन हो गई, और किसकी मदद से, कोवलेंट बॉन्ड की मदद से। तो इसको हमने नाम दे दिया डाइन्यूक्लियोटाइड्स का। और डाइन्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली आपके पास क्या है, इसके एग्जांपल्स NAD, ठीक है ना, यानी कि निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, मतलब कितने, दो न्यूक्लियोटाइड। और ये NAD क्या है, आप जानते हैं ना, NAD क्या है, कोएंजाइम, कोएंजाइम। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोएंजाइम का कौन सा, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। और नॉन प्रोटीनियस कौन सा पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट, नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक पार्ट आपके पास, ठीक है, NAD, ठीक। अच्छा, ये NAD क्या करता है, NAD क्या काम करता है, इट remove the hydrogen of substrate, ये क्या करता है, रिमूव करता है हाइड्रोजन ऑफ सबस्ट्रेट को। और उस हाइड्रोजन ऑफ सबस्ट्रेट को देखिए इसने रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद किसके साथ कंबाइन कर लेता है, अपने साथ कंबाइन कर लेता है। तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, NADH, ठीक है, या फिर आप इसको कहते हैं NADPH2, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर सुन लीजिएगा कि डाइन्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल NAD है, और NAD किसको कहेंगे, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये क्या है NAD कोएंजाइम क्या है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। किसका नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है ना। नॉन प्रोटीनियस पार्ट कौन सा, ऑर्गेनिक पार्ट होगा,
क्योंकि आप जानते हैं ना कि एंजाइम दो टाइप के हैं, एक ऑर्गेनिक एंजाइम है और दूसरा आपके पास इनऑर्गेनिक। तो वो एंजाइम जो ऑर्गेनिक पार्ट को कंटेन करते हैं उनको आप को एंजाइम का नाम देते हैं, और वो एंजाइम जो क्या काम करते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट को कंटेन करते हैं, उनको आप को फैक्टर का नाम देते हैं। तो एंजाइम के अंदर दो किस्म के पार्ट हैं, एक आपके पास प्रोटीनियस पार्ट है और दूसरा कौन सा है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। जो प्रोटीनियस पार्ट है वो एंजाइम है और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है वो ऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक। अगर